राम प्रसाद जी के घर में आज सुबह सुबह इतना चहल पहल था कि आते जाते लोग उनके घर की ओर एक बार नजर डाल कर ही जाते थे। जैसे लग रहा था कि उस घर में आज कोई पर्व त्योहार हो। कोई घर के कामों में हाथ बटा रहा था तो कोई बाहर सामान लेने गया था। पूरा घर आज व्यस्त था। रिया कॉलेज गई हुई थी पढ़ने। जब कॉलेज से लगभग 12 बजे दोपहर में आई तो घर में इतना शोर शराबा देखकर और इतना खुशनुमा माहौल पाकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो अपना बैग रख कर सीधे किचन में माँ के पास जाकर पूछती है, माँ आज घर में कोई पार्टी है क्या या कोई आ रहा है? उस पर माँ बोलती है, बेटी आज तुम्हारे लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुझे देखने। इतना सुनने के बाद रिया हैरान हो जाती है और मैं माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, माँ अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर आप इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवाना चाहती है आखिर? माँ बोलती है, बेटी तुम्हारे पापा के पास एक बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। लड़का अफसर है, पापा के दोस्त का ही रिश्ते में है, इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी के लिए मान गए। इस पर रिया बोली, लेकिन माँ अभी मेरी पढ़ाई ही कहाँ कंप्लीट पूरी हुई है, अभी शादी क्या जरूरत है, मैं अपने पैरों पर अभी खड़ा होना चाहती हूँ। मम्मी पापा रिया को बहुत ही समझाते हैं कि बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, हाथ से चला जाएगा तो फिर क्या भरोसा कि दोबारा ऐसा रिश्ता मिले या न मिले, तुम तो पढ़ाई बाद में भी कंप्लीट कर सकती हो। पापा बोलते हैं, बेटा बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर तुम बहुत खुश रहोगी। और पढ़ाई का क्या है, तुम शादी के बाद भी तुम्हारे पति अगर ससुराल वाले चाहे तो पढ़ाई कर सकती हो। पापा का चेहरा खुशी से चमक रहा था, मानो कोई मन की मुरादें पूरी हो गई हो। हर माँ बाप को तो इच्छा होता ही है कि बेटी बड़े अच्छे घर में चली जाए, उसे मायके से भी ज्यादा सुख सुविधाएं ससुराल में मिले, कोई भी चीज का कमी ना हो। इसलिए तो आज रिया के पापा के चेहरे पर खुशी देखने वाला था। पापा बोलते हैं, हाँ बेटी मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ तभी मैं शादी करूँगा, लेकिन यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, तुम इसे इनकार नहीं करोगी। मैं खुद देख कर आया हूँ और रिश्ता तो यह नज़दीक में ही है, और वैसे भी अपनी बेटी का भलाई अच्छा कौन नहीं चाहता है। जब तेरी किस्मत का द्वार खुद भगवान खोल रहे हैं तो उसे क्यों बंद करना चाहती है? माता पिता दोनों की बातें सुनकर और उनका खुशी देखकर रिया तो उस समय चुप हो जाती है। अपने माँ पापा के खुशी के लिए, माँ बाप की इच्छा के लिए वो लड़के को दिखलाने के लिए राजी हो जाती है। शाम के लगभग 5 बजे लड़के वाले बहुत ही लंबी 2-4 गाड़ियों के साथ आ जाते हैं। उसका बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया गया। लड़का और लड़के के माँ बाप, उसकी बहन, बस 4 लोग ही आए हुए थे। रिया की खूबसूरती और पर्सनालिटी देखकर लड़के वाले भी तुरंत हाँ कह दिए, क्योंकि रिया देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छी लग रही थी। यहाँ तक कि लड़के वाले तो अपने साथ पंडित जी को भी लाए थे। दोनों की कुंडलियाँ मिलाकर पंडित जी राम और सीता जी की जोड़ी बतलाए। यहाँ तक कि अब तो लड़के वाले शादी की तारीख भी तय कर देना चाह रहे थे, और रिया के मन में अभी भी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन किससे बेचारी कहती। उसके माँ बाप तो इस शादी से इतने ज्यादा खुश थे कि वे उन्हें उदास नहीं कर देखना चाहती थी। उन्हें समझा कर रिया भी कोई फायदा नहीं हुआ। रिया को यूं ही चुप और गुमसुम देखकर लड़के के माँ रिया से पूछ ही देती है, बेटी रिया तुम्हें भी कुछ कहना है? यह बात सुनकर रिया की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ, क्योंकि इस बात की तो वह तलाश कर रही थी कि वह भी अपनी बात रख सके, मन की, वह पढ़ाई की बातें कर सके। वो बोलती है, जी आंटी मैं चाहती थी कि मेरे फाइनल के एग्जाम मेरी हो जाए, उसके बाद मेरी शादी हो। रिया नजर चुराते हुए अपने माँ बाप की ओर देख रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं डांट न देवे, अधूरी ही छोड़ देती है बात। और एक बार तो वह वहां पर सब सन्नाटा छा जाता है, सब चुप हो जाते हैं। फिर रिया के पापा बात को संभालते हुए बोलते हैं, जी जी बस 3 महीने की बात है, इसका बड़ा मन है एग्जाम देने का और आगे कुछ पढ़ लिख कर करने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का। लेकिन इसी बीच आपके घर से रिश्ता आ गया तो हम मना नहीं कर सके। अगर आप चाहे तो 3 महीने के बाद शादी का तारीख रखिएगा, तो इसका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा, फिर तो इसे आपके साथ ही घर में रहना है। आप अगर चाहे तो आगे की पढ़ाई करवाइएगा, नहीं तो इतने में ही लड़के के पिताजी बोलते हैं,
वैसे तो हमें रिया की कोई भी नौकरी की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं है और मेरा बेटा भी तो बहुत बड़ा ओहदे पर अफसर है। फिर भी अगर यह चाहे तो शादी के बाद भी तो परीक्षा अपने ससुराल से दे ही सकती है। अगर शादी का मुहूर्त एग्जाम से पहले ही निकल जाएगा तब। इसी बीच पंडित जी बोल पड़ते हैं, जी 4 महीने के बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकला है। यह बात सुनकर रिया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। उसकी किस्मत का साथ देती है, उसकी मन की मुरादें पूरी हो जाती है। वो जो चाह रही थी वही हो गया। रिया के घर में एक उसका छोटा भाई पिंटू भी था, जो रिया से छोटा था। अभी वह भी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि वह रिया से बहुत ही छोटा था। रिया के पिताजी एक सरकारी टीचर थे, जो अब रिटायरमेंट हो चुके थे, लेकिन रिया की शादी में अपने हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए सोचते हैं और लड़के वालों को भी मांगते हैं। वह सब देने के लिए रिया के पिताजी राम प्रसाद जी तैयार हो जाते हैं। यह सबसे रिया बहुत ही नाराज होती है, लेकिन पिताजी उसको समझाते हैं कि बेटी, मेरा पेंशन तो आता ही है, तुम्हारे भाई के लिए वह काफी है और घर तो है ही रहने के लिए, और वह भी तो कुछ करेगा ही। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और 4 महीने कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। रिया की शादी बड़े ही धूमधाम से होता है। रिया के पिताजी राम प्रसाद जी अपनी औकात से ज्यादा शादी में खर्च करते हैं, फिर भी लड़के वालों का मुंह उतरा ही रहता है। यह सब चीजों पर रिया और उसके परिवार वाले बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि रिया के पिताजी तो जितना सोचे थे उससे ज्यादा, जितना उनके पास था वह सबसे ज्यादा खर्च किए थे। शादी में बस वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, इसलिए इतने बड़े खानदान में रिश्ता तय कर दिए और देने से भी नहीं हिचके, जितना हो पाया वो दिए। अब रिया और कार्तिक का शादी हो चुका था, विदाई हो रहा था। रिया बहुत रो रही थी, लेकिन फिर चुप हो जाती है। अपने माँ बापों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती है। छोटा भाई पिंटू आकर अपने दीदी के गले लिपट जाता है, लग जाता है। सारी रस्म विदाई की अच्छे से यहाँ पर मायके में हो जाती है, निभ जाती है। जब अपने ससुराल पहुँचती है तो वहाँ बहुत ही बड़ा बंगला, घर में नौकरों की कमी नहीं थी और ऐसो आराम सब चीज घर में भरा पड़ा था। कोई राजमहल से कम उसका ससुराल नहीं था, पर वहाँ पर एक चीज की कमी थी और वह रिया को अब देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि शादी का 2 दिन हो चुका था और आज घर में रिसेप्शन था। लेकिन यह क्या, रिया के तो घर वाले में से कोई भी नहीं आया था। यह बात जब रिया को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, इसलिए वह अपने पति कार्तिक से पूछ ही लेती है कि आपने मेरे माता पिता को फोन करके नहीं बुलाया क्या। इस पर कार्तिक बोलता है, शायद मम्मी पापा बुलाए होंगे, मुझे नहीं पता है। तुम यह सब बातें पर ध्यान मत दो, जाओ सज धज कर तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए तैयारी करने वाली अंदर पार्लर वाली आई हुई है। तभी उसकी ननद और सास आ जाती है, उसके लिए बहुत सारे गहने, बहुत भारी भरकम लहंगा लेकर। कार्तिक भी वहां से निकल जाता है। रिया की ननद सजाने वाली लड़की से कहती है, मेरी भाभी को बहुत ही अच्छा तैयार कीजिएगा। उस पर सास बोलती है, ऐसा मेकअप कीजिएगा कि सबकी नजरें इसी पर रहे, और प्यार से हाथ फेरते हुए रिया को आशीर्वाद देती है। रिया मन में सोचते सोचते बोल ही देती है, माँ जी, आपने मेरे घर वालों को नहीं बुलाया है। उस पर उसकी सास बोलती है, जिसकी उम्मीद रिया को बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसी जवाब हमको मिलेगा। मेरी सास ऐसे बोलेगी, क्योंकि ऐसा रूप तो कभी रिया ने देखा ही नहीं था। रिया की सास ऊंची आवाज में बोलती है, इस पार्टी में फंक्शन में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, ये घर का पार्टी है, इसमें तुम्हारे मम्मी पापा का क्या काम। और वैसे भी मेरी फैमिली के लोग और इन सब बड़े बड़े लोगों के सामने तो वे टिक ही नहीं पाएंगे, नजरें ही नहीं मिला पाएंगे। यह बात सुनकर रिया बहुत ही हैरान हो जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। इसी बीच उसकी ननद भी टोक देती है, क्या भाभी, अब तो आप अपने मायके वालों को भूल ही जाइए, क्योंकि अब से आपको यहीं रहना है हमारे साथ। और फिर दोनों चली जाती है पार्लर वाली को बोलकर। रिया को भी बोलती है कि तुम यह सब बातों पर बिल्कुल भी मत सोचो, अभी पार्टी पर ध्यान दो, तुमको शाम को बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगना है। चलो जाओ, बहुत बातें हो गई, अब तैयार हो जाओ। यह सब बातें अपनी सास और नंद के मुंह से सुनकर रिया को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसके ससुराल वाले उसके घर परिवार मायके वाले के बारे में ऐसा सोच रखते हैं। मैं भी तो उस मिडिल क्लास घर की ही परिवार की बेटी हूँ, तो मुझे ही बहू क्यों बनाकर ले आए, बड़े घर की बहू बनाकर लाते, बहू सोचने लगती है। लेकिन फिर तैयार होकर शाम को पार्टी में गई।
बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। रिया बाहर से तो बहुत मुस्कुरा रही थी, बातें कर रही थी सबसे, सबको नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था, क्योंकि वह कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को मायके के प्रति व्यवहार ही बदल जाएगा। वह अपने माता पिता भाई को बहुत मिस कर रही थी। इसी प्रकार से पार्टी फंक्शन खत्म हो जाता है। रिया बहुत थकी हारी जब अपने कमरे में जाती है, तन से ज्यादा तो उसका आज बहुत मन थका हुआ था। वो अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी, क्योंकि वे पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसे सब समझ आ रहा था कि उसके ससुराल वाले क्या कर रहे हैं। तभी उसका रूम में पति कार्तिक आ गया और उसने आते ही प्रिया को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, आज सचमुच तुम बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक परी की तरह। कार्तिक के मुंह से यह सब बातें सुनते ही उसका मुंह से शराब की गंध की बू भी आ रही थी, इसलिए रिया उसे धक्का दे दी, और क्योंकि उसे उल्टी आ रहा था उसके शराब की बू से, वो तुरंत पूछ दी कि आप शराब पीते हैं? कार्तिक बोलता है, हाँ, इसमें क्या रखा है, सभी बड़े लोग पार्टी में यह सब पीते हैं। रिया बोलती है, लेकिन आपने तो शादी से पहले बताया नहीं। उस पर कार्तिक बोलता है, ये सब बताने वाली क्या बात है, सभी बड़े बड़े घरों में यह सब छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है, लेकिन तुम क्या जानोगी, तुम तो बड़े घर की नहीं ना हो, तुम्हें तो कभी बड़े लोगों में बैठना उठना भी नहीं हुआ होगा। कार्तिक के मुंह से यह सब बातें उसके दिल में तीर की तरह लग गई। वह समझ गई थी कि जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले वहाँ के माहौल जैसे नहीं है। वो बिल्कुल ही अलग है, सिर्फ पैसों को देखते हैं। शायद वह गलत जगह आ चुकी है, फंस गई है। उसके माता पिता पैसों की चमक में घर परिवार की परख नहीं कर पाए और अपनी बेटी को बड़े खानदान पैसे वाला देखकर शादी कर दिए। रिया को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह धैर्य और संयम से काम ले रही थी। वह सोची कि हम खुद ही यह सब हैंडल कर लेंगे, कार्तिक को सही लाइन पर लाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से लगभग 15 से 20 दिन शादी का हो गया था। इसलिए गोना कराने के लिए रिया के माता पिता ससुराल वाले को हरदम फोन करके पूछते थे कि बेटी को विदा कर दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ इधर से बहाना बना दिया जा रहा था कि अभी भी हमारे घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही हुआ है, जब फ्री हो जाएंगे तो हम खुद ही आपकी बेटी रिया को भेज देंगे। लेकिन ऐसे ही वक्त बीतता गया और लगभग अब 3 महीने हो गए। एक दिन रिया ही हिम्मत करके कार्तिक से बोलती है, माँ जी से पूछ लीजिए कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। लेकिन कार्तिक बात बनाकर ऑफिस के लिए चला गया। रिया को कार्तिक का व्यवहार अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए रिया ही हिम्मत करके अपनी सासू माँ से कहती है कि उसकी सास रिया की बात मानते हुए अगले दिन ही सुबह में बहुत बड़ी गाड़ी में फलों की बहुत सारी टोकरियाँ, मिठाइयों के डब्बे पर डब्बे और गहने कपड़े बहुत सारा उपहार देकर मायके पहुँचा देती है। वहाँ पर मायके में रिया को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। रिया माँ के गले लगकर बहुत आंसू बहाने लगती है। सभी ने इस प्रकार उसका प्यार समझकर शायद खुशी के आंसू बहा रही है। शादी के इतने महीने बाद जो आई है तो इसका रोना तो लाजमी था। माँ उससे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप की खुशी देखकर रिया अपने मन में हुए पीड़ा दबा गई। वह नहीं बताई कि मेरे ससुराल के लोग कैसे हैं। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ भी नहीं समझते हैं, थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करते हैं, और पति तो शराबी मिला है। उसे बहुत अजब लग रहा था तो उसके मायके वालों को कितना बुरा लगता। और वैसे भी अपनी बेटी के घर को बसाने के लिए घर में सब सही ही तो बोलेंगे कि बड़े लोग में अपने बड़प्पन का गुमान होता ही है। और अगर माँ बाप पिताजी से हम अपने ससुराल के बारे में बताएंगे कि हम वहाँ खुश नहीं हैं तो फिर यह भी उदास हो जाएंगे। रिया के ससुराल से आए हुए सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, मिठाइयाँ और फलों की चमक से रिया की उदासी को ढक लिया था। सब सोच रहे थे बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है, उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसकी हकीकत तो कुछ और ही था। रिया मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी कि वह अपने मम्मी पापा को यह सब सारी बातें बताए कि नहीं। इसी बीच रिया की माँ बहुत खुश होकर बोलती है पिताजी से, देखिए जी, मेरी बेटी के घर से कितने सारे सामान तोहफे आए हैं। वो अपने घर में बहुत ही सुखी और खुश है, और दामाद जी भी कितने हंसमुख अच्छे मिले हैं। रिया अपने आप को फिर से रोक ली। अपनी माँ को बातें को सुनकर फिर सभी खाना नाश्ता खाए और तुरंत ही कार्तिक रिया को तुरंत ही ले जाने के लिए कह रहा था। लेकिन रिया अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है कि माँ, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ
पर रुकना चाहती हूँ। माँ, कम से कम 2 दिन तो रहने के लिए बोलिए। जब रिया की माँ अपने दामाद से बात करने जाती है तो रिया मन ही मन सोचती है कि चलो उस सोने के पिंजरे से कम कुछ दिन तो मुझे चैन मिल ही जाएगा, नहीं तो मैं तो उस पिंजरे में हरदम के लिए फंस कर ही रह गई हूँ। रिया सोच ही रही थी इधर कि उसकी माँ कार्तिक से कहती है कि दामाद जी, रिया को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ही मायके में छोड़ दीजिए। वह फिर से अपने माँ बाप के साथ कुछ वक्त समय पहले की तरह बिताना चाहती है। इतने महीने के बाद जो आई है तो अपने माँ बाप को बहुत याद कर रही है, इसलिए आप 2 से 3 दिन के बाद रिया को ले जाइएगा। बस इतना सुनना था कि कार्तिक बहुत ही ऊंची आवाज में गरजते हुए बोलता है, नहीं, यह कैसे रुक सकती है। वहां पर मौजूद रिया के घर वाले सभी कार्तिक की तरफ अचंभित होकर देखने लगते हैं, क्योंकि रिया की माँ तो कुछ ज्यादा नहीं बोली थी और नए नए दामाद का इस प्रकार से व्यवहार सबको वहां अचंभित कर दिया था, किसी को भी कर देगा। फिर कार्तिक अपनी बात को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है कि रिया साथ में ही जाएगी। अपनी सास से नहीं कह कर आई है कि मैं वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहूंगी, और अब तो इसके बिना घर में कोई काम भी नहीं होता है। माँ की जो इकलौती लाडली बहू है, सब घर की जिम्मेदारियां तो रिया को ही सौंप दिए हैं। कार्तिक की इतनी सी बात सुनकर रिया के मायके में रहने का उत्साह बिल्कुल भी ठंडा हो गया। रिया मन में समझ गई कि उसके पति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसका भांडा जब फूट जाएगा कि उसके ससुराल वाले आखिर कैसे है। शायद कार्तिक और उसके फैमिली को डर है कि रिया अगर अपने मायके में रही तो अपने मम्मी पापा सबको ससुराल की असलियत हकीकत बतला देगी, और रिया यह जान गई थी, इसलिए फिर से वह उदास हो गई। लेकिन उसके मम्मी पापा कार्तिक की बातें सुन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि उसके ससुराल में कितना महत्व है, उसको कितना लोग चाहते हैं, कितना खुश है मेरी बेटी अपने ससुराल में। लेकिन रिया तो अपने ससुराल में एक पक्षी की तरह महसूस कर रही थी, जिसे सिर्फ मन बहलाने के लिए रखा गया था। उसे सोने के पिंजरे में तो रखा गया था, लेकिन उसकी शौक कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था। वह अपने आप को ससुराल में एक कैदी की तरह महसूस कर रही थी। इस प्रकार से कुछ समय वहाँ पर लगभग 5 से 6 घंटे रिया मायके में बिताकर फिर ससुराल में कार्तिक के साथ चली गई। फिर से उसे पिंजरे में ही बंद होना था, क्योंकि रिया के लिए तो उसका ससुराल एक सोने के पिंजरे से कम नहीं था। ना जहाँ उसे खाने पहनने उठने के लिए कोई भी चीज़ की सब सुविधा मिलती थी जो उसे खाना पीना पहनना हो, लेकिन आज़ादी नहीं, अपनों से अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं, ना कहीं बात करने की आज़ादी, ना ही अपने दुख को, ना ही किसी से बतलाने की आज़ादी। इसलिए कार्तिक के साथ वापस अपने सोने के पिंजरे में ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। रिया धीरे धीरे ससुराल वालों की आकर पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। वह हरदम कोशिश करती कि वह सभी का दिल को जीत ले, और दिल को जितना जल्दी दिल को जीतेगी, परिवार वाले रहन सहन अपना लेगी तो खुद की एक पहचान बना लेगी। कुछ दिनों में रिया ने अपने ससुराल का सारा इतिहास ही जान लिया। वो सब चीज सीख गई, और तो और उसे एक ऐसा राज भी पता चल गया जो उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सास का राज उससे ही कुछ मिलता जुलता था। वास्तव में उसकी सास भी एक साधारण परिवार से ही थी, और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता हरदम के लिए तोड़ चुकी थी, या शायद यह कहिए कि हो सकता है परिस्थितियों ने बस रिश्ता तोड़ दिया। और ससुर जी बहुत ही कड़क स्वभाव के अनुशासन वाले थे, और वह भी अपने घर के एकलौते वारिस। पता नहीं, शायद यही गरीबी अमीरी ने सासू माँ का भी मायका शायद छुड़वा दिया, इसलिए ये ऐसी हो गई है। रिया के ससुराल में पति और उसके माँ बाप बस 2-3 ही परिवार घर में रहा करते थे। सास कितनी भी आधुनिक मॉडल क्यों ना हो, पर बहू तो संस्कारी ही देखना पसंद करती है। रिया को अब सब राज घर का पता चल गया था, इसलिए वह अपने सास और पति को सबसे पहले अपने कब्जे में लेना चाह रही थी। सास को भी अपने मन मुताबिक काम करके बहला दिया करती थी, और पति का भी बात मानती थी। सभी के घर वालों को डाइटिंग का भी ध्यान रखने लगी थी। घर में वैसे नौकरों चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन रिया को पता था कि किसी के दिल भी जीतने के लिए सबसे पहले उसका पेट का राज जानना सबसे बहुत जरूरी है। पेट से ही तो दिल जीता जाता है।
फिर अपने सास के, पति के, सभी के, ससुर के, सबके पसंद का बहुत ख्याल रखने लगी थी, खान पीन का। उनके पसंद का खाना खुद ही नौकरों से अपने सामने खड़ी होकर ही बनवाती, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रख रही थी। इसलिए उनकी कोई भी अब डॉक्टर रिपोर्ट अगर आती तो पॉजिटिव ही आया। इसलिए रिया के ससुराल वाले बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि उन्हें पता था यह सब रिया की वजह से ही हम लोग की तबीयत में अब सुधार आया है। वह खान पीन पर हम लोगों का कितना ध्यान दी है। इसलिए बहू से अब घर में सब अच्छे से व्यवहार करने लग गए थे, उसे भी अपना लिए थे, क्योंकि वही तो ध्यान दी थी। इसलिए रोकना टोकना बहुत कम कर चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि रिया अब उन्हीं के रंग में ढलने लगी है, या हो सकता है ढल चुकी है, और अपने गरीबी घर से नाता हमेशा के लिए शायद तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक इतने दिनों में कभी भी मायके के बारे में कोई भी बात अपने सास ससुर पति से कभी भी नहीं की थी। वह जान गई थी कि अगर यह सब हम बात करेंगे तो अपने ही पेड़ में कुल्हाड़ी मारेंगे। जानबूझकर बड़े घरों में के जैसे नखरे करने लगी थी। सास ससुर के सामने अगर कोई भी मेहमान आता तो रिया इतना श्रृंगार सज धज करने लगती और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेती, बहुत लेट करती, जब तक उसको कम से कम बार बार 4 से 5 बार नहीं आकर कोई बुलाने आता था। फिर जब मेहमानों के सामने आती तो नम्र होकर कहती कि माफ़ करिएगा, बड़े घर की बहू हूँ तो थोड़ा इस तरह से दिखना भी तो चाहिए। अब तक साधारण परिवार की लड़की थी तो यह सब मैंने कभी किया ही नहीं, मुझे टाइम लग गया। और सास और पति उसकी तरफ देखते लेकिन वह इग्नोर कर देती। यह वही वाक्य थे जो उसके पति और सास द्वारा सुनी थी, इसलिए वह भी दोहराने लगी थी जानबूझकर। इसलिए पति और सास यह कहना बंद कर दिए थे, क्योंकि रिया उन्हें कोई मौका ही नहीं देती थी या देना नहीं चाहती थी। अब तो कहीं पर भी घर में पार्टी हो या बाहर हो, रिया हर फंक्शन में जाती और वहाँ पर इस प्रकार से सभी में घुल मिल जाती। और तो और अपने घर वालों को भी जानबूझकर अमीर लोगों के सामने इग्नोर करती। वह घर वालों को दिखलाना चाहती थी कि मैं आप लोगों से भी अच्छे से अपने कल्चर में, अमीरी में ढल चुकी हूँ। कोई भी देखकर मुझे नहीं कह सकता है कि मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। सभी मेहमान तो रिया की बहुत ही तारीफ करते थे और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसको अपने साथ लाने को कहते तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ करती कि तुम्हारी बहू तो बहुत ही समझदार है और देखने में भी बहुत सुंदर है, बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसी बहू पाई हो। ये सब सुन सास का चेहरा भूल जाता था। बहू की तारीफ सुनकर उसकी सास के मन में थोड़ी जलन पैदा होने लगा। उन्हें लगने लगा कि बहू एक ही महीने में कुछ ज्यादा ही आधुनिक और तौर तरीके नहीं सीख गई। यहाँ तक कि सारी घर की जिम्मेदारियाँ, सारे घर के काम अब उससे ही पूछते और अपना छोटे छोटे फैसले वे खुद लेने लग गई थी। अब रिया सास जब भी टोकती तो रिया कह देती, मम्मी जी मैं बेशक छोटे गरीब घर की हूँ, लेकिन सीखने में मैं आप पर ही हूँ। आपने मेरे को चुनकर भूल नहीं की है। मैं आपको दिखला दूंगी कि आपकी पसंद सबसे नंबर 1 है। आपकी सभी सहेलियां आपसे जलने लगेगी, मेरी तारीफ करेगी। अब इस पर वह आगे कुछ न कह पाती थी सास। धीरे धीरे करके 5 से 6 महीने और बीत गए, लेकिन रिया ने मायके जाने के लिए कभी भी जिक्र नहीं की। यह सब बात ससुराल वालों को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके पति, सास, ससुर सबको यही लगता था कि मायके वाले को शायद भूल ही गई है, लेकिन रिया तो यह सब जानबूझकर कर रही थी। वह सब जान गई थी अपने ससुराल वाले के बारे में, लेकिन अपने मायके तो वह 2 बार होकर आ भी गई थी 6 महीनों के अंदर। ब्यूटिशियन फेशियल करवाने के बहाने से या कुछ शॉपिंग करके बहाने से मायके घूम लेती थी और उसकी जिक्र किसी से भी नहीं करती थी, ना पति से भी नहीं। जब रिया मायके जाती और दामाद जी के बारे में वहां पूछते तो काम है उनको कहकर टाल दिया करती थी और खुद भी वहां नहीं रुकाती थी। रिया की घर की सारी जिम्मेदारियां हम पर हो गया है माँ, इसलिए कुछ घंटों के लिए आ जाते हैं। माँ बाप को भी समझा दी थी कि सास ससुर घर की सारी जिम्मेदारियां उसे ही दे दिए हैं। कभी कोई पार्टी रहता है घर में तो कभी कोई आ जाता है, इसलिए उसे टाइम ही नहीं मिल पाता है। रिया की मम्मी का कहते कोई बात नहीं है, वैसे भी ससुराल में ही तो तुमको रहना है। एक दिन ऐसे ही अचानक रिया के पिताजी रिया को लेने उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। यह देखकर जब ससुराल वाले अचंभित हो जाते हैं, रिया के पिताजी बिन बुलाए मेहमान की तरह आखिर कैसे आ गए। रिया जब देखती है तो बहुत ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जाकर तुरंत पिताजी के गले लग जाओ
लेकिन वो अपनी खुशी को छुपाते हुए सबके सामने ऐसा प्रतिक्रिया देती है कि उससे उसे तो बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, क्योंकि अपनी योजना कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। इसलिए रिया के पिताजी जब सभी के पास बैठे तो रिया को ले जाने के लिए बात जैसे ही अपने मुंह से निकाले कहे तो तुरंत रिया बोल पड़ी, पिताजी मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं तो हरदम बिजी रहती हूँ सोशल मीडिया के काम में और घर के पार्टी वगैरह के इंतजाम सब तो मुझे ही देखना पड़ता है, इसलिए मैं अब मायके नहीं कभी आ पाऊंगी। रिया का मुंह से यह सब बातें उसके ससुराल वाले और खुद उसके पिता सुनकर अचंभित हो जाते हैं और उसके ससुर जी कहते हैं, कोई बात नहीं है बेटी, तुम जाओ अपने मायके होकर कुछ दिनों के लिए आ जाओ, तुम एक दिन भी जाकर आराम से अपने मायके में नहीं रह पाई हो। रिया फिर भी मायके जाने से जानबूझकर मना करती है। यह सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि रिया साल भर के अंदर सचमुच कितना बदल गई है। सभी लोग का बहुत जिद करने के बाद रिया फिर भी चुप रहती है। फिर उसके पिता ने उसके पति और ससुर से बात करने लगते हैं, हाल चाल पूछने लगते हैं। मान सम्मान दिया जाता है रिया के पिताजी को। यह देखकर रिया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ऊपर से नहीं दिखाती है। थोड़ा सा तो दिखावा और कठोर होना ही पड़ता है। अगर स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी वैसा ही भाव दो। और देखो पत्थर का क्या इंसान भी बदलने लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें तो समय और संयम बनाए ही रखना पड़ता है, क्योंकि तुरंत का काम तो शैतान का होता है। रिया बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थी, इसलिए वह निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही थी और अपने माँ बाप को भी इस बारे में कभी नहीं बताई थी। उसके साथ ससुर पति सभी ने उसको जाने की बहुत सहमति दी, लेकिन अभी भी उसका पति रिया की तरफ ही देख रहा था। लेकिन कार्तिक फिर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि अपने माँ बाप का बात वो कभी भी टाल नहीं सकता था। रिया अपने सभी कार्य कर धर के अपने रूम में पैकिंग करने गई। तभी उसकी सास और नंद भी उसके पीछे पीछे आ गई, तो रिया जानबूझकर ताना देते हुए सास को बोली, सचमुच माँ जी, मैं इतने दिनों के लिए अपने मायके जा सकती हूँ रहने? उस पर सास भी मजाक करते हुए बोलती है, तुम्हें यहाँ के ऐसो आराम की आदत तो नहीं पड़ गई है बहू? तुम यहाँ से वहाँ अपने माँ बाप के घर जाकर रह पाओगी गरीबी में? इस पर बहू बोलती है, बहू तो मैं आप ही की पैसे वाली की हूँ, वैसे भी गरीब मायके वाले को संबंध रखने में मुझे क्या फायदा है, सभी ऐसा करते हैं तो आपने भी तो यही किया था। रिया ने एक तीर निशाने पर मारा। सासू माँ हैरान होकर रिया को देखने लगी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अचानक ही रिया बात बदलते हुए पूछी, मम्मी जी आपका मायका वैसे कहाँ पर है? शादी में भी कोई नहीं आया था। मैं आपके मायके वाले को किसी भी रिश्तेदार को कोई भी फंक्शन पार्टी में कभी भी नहीं देखी। लेकिन उसकी सास बात बदलते हुए वहाँ से चली जाती है। नंद भी पीछे पीछे चल जाती है, बोलती है कि तुम्हारे पापा को मैं चाय नाश्ता देकर आती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि मेहमानों को मेरे यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है। रिया ने एक और तीर जाते हुए अपनी सास पर फेंकी। जैसे ही वे जाने की मुड़ी, रिया पूछ बैठी, मम्मी जी अब मुझे वहाँ अपने मायके सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी। आखिर बड़े घर की बहू जो हो, घर का मान सम्मान तो मुझे देखना ही पड़ेगा। अब रिया की सास हाँ बोलती है और कहती है कि रुको, मैं सब इंतजाम करवाती हूँ। उसकी सास ने बहुत ही सारे गिफ्ट सभी घर वालों के लिए सामान गाड़ी में रखवा कर रिया को उसके मायके विदा की। मायके के हवा में आकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, मन और तन दोनों से रिया। वह खुली हवा में सांस ले रही थी। अब वह एक ऐसे पड़ाव पर पार कर चुकी थी जहां पर अब अपने मन की खुद की मालिक थी। वह अब ऐसी पक्षी बन गई थी जो पूरे घर में आराम से उड़ सकती थी, चहक सकती थी। सोने के पिंजरे खोल दिए गए थे उसके, क्योंकि वह अपने मालिक के मन में ऐसा विश्वास का बीज बो दी थी कि मालिक उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे थे। आज मायके में आकर वह इतना ज्यादा खुश थी कि उसको अपना ससुराल का सारा धन दौलत बहुत ही फीका लग रहा था मायके के प्यार के आगे। मायके में आए हुए अब मात्र सिर्फ 10 दिन भी नहीं हुए थे कि उसकी सास का फोन आ गया। उसकी माँ उसके बिना यहाँ पर तो किसी को मन ही नहीं लग रहा है समधिन जी। खाना पीना सब रिया ही तो देखती थी, इसलिए तो उन लोगों का तबीयत भी ठीक रहता था। अब तो सब बिगड़ रहा है। रिया की सास रिया की माँ से यह सब बातें कर रही थी, पर रिया सुन लेती है। उस पर रिया यह सब बातें सुनकर बोलती है,
क्या मम्मी जी, मैं क्या वापस आ जाऊँ ससुराल? उस पर रिया की सास बोलती है, नहीं नहीं, अभी कुछ दिन रह कर ही आना। शादी के बाद पहली बार तो इतने दिनों के लिए रहने गई हो, कम से कम 15 से 20 दिन तो और रह लेना। 2-4 दिन और बीते ही थे कि रिया का उसका पति का फोन आ जाता है और पूछता है, कितने दिनों के बाद आओगी? पति की आवाज में उदासी थी। ऐसे तो रिया भी अपने पति को बहुत ही ज्यादा याद कर रही थी, मिस कर रही थी, लेकिन फिर भी वह बोलती है, मैं क्या करूं? आपकी मम्मी ने तो ही मुझे भेजा है जबरदस्ती। मैं तो मायके अपना आना भी नहीं चाहती थी। आप मम्मी जी से बात करो। रिया उस वक्त अपनी सहेलियों के घर आई हुई थी तो अचानक उसका भाई आ जाता है और बोलता है, दीदी, जीजाजी तो घर में आपको लेने आए हैं। जब रिया वहां घर जाती है तो कार्तिक को सबसे हंसते मिलते बात करते हुए देखकर वह खुश हो जाती है और अब कार्तिक भी रिया के माँ बाप को मान सम्मान देने लगा था। मन में प्यार था। रिया को अचानक देखकर कार्तिक उससे कहता है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर आकर ही फोन किया था, तुम घर पर नहीं थी, तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं तैयार हो पा रही हो? साथ चलना नहीं चाह रही हो? तब रिया बोलती है, मैं तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपके परिवार वालों को मान सम्मान देती हूँ, आप लोगों को भी मेरे माता पिता को वैसे ही मान सम्मान देना चाहिए। मैं उनको अपना मान कर मान सम्मान ध्यान देती हूँ तो आपको भी तो अच्छा लगता है कि मैं भी तो आपको अभी अच्छी लगती हूँ ना। उसके मन को टटोला, वैसे मुझे भी अच्छा लगेगा। कार्तिक अपनी पत्नी का इशारा समझ गया था कि रिया आखिर क्या कहना चाहती है और आज वह उसके व्यवहार में दिख रहा था। उसकी आंतरिक खुशी महसूस कर, पति का प्यार तो सबको चाहिए पर माँ पिता का सम्मान भी। यह भी हर बेटी चाहती है कि मैं जब अपने सास ससुर को प्यार सम्मान दे रही हूँ तो मेरा पति भी मेरे माँ बाप को सम्मान दे। शायद आज वह सोने का पिंजरा पूरी तरह से खुलकर टूटने लगा था या टूट गया था। अब कोई भी सोने का पिंजरा नया नहीं बनने वाला था। कार्तिक रिया से मिलकर उसी समय चला गया। जिद नहीं किया ले जाने के लिए, जिद नहीं की और ना ही अपनी रोब जमाया। कार्तिक अब समझ गया था, अगर अपने आप को कोई दर्द देता है तो कैसा महसूस होता है। वह रिया के भावनाओं को अब इज्जत देने लगा था। कुछ दिनों के बाद ही कार्तिक अपनी पत्नी रिया को लेने फिर से दोबारा आया। रिया भी उस समय जाने के लिए तैयार थी। वो अपने माँ, पिताजी, भाई से खुशीपूर्वक मिलकर जब रिया ससुराल पहुंची तो उसकी सास बहुत ही खुशी खुशी उसके घर का हाल चाल पूछी, उसका स्वागत की। उसकी वापस आने पर बहुत खुश हो गई। रिया पैर छूकर सबसे पहले अपनी सास की आशीर्वाद ली। इस प्रकार से कुछ दिन और बीत गए ससुराल में। उसकी सास तो और भी अब उदास रहने लगी थी क्योंकि वह अपनी बहू का भी मायका छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन नहीं छुड़वा पाई थी। उसे समझ में अब आ गया था कि अगर लड़की होशियार रहे तो अपना ससुराल मायका दोनों का सुख पा सकती है, लेकिन उसके भाग में तो मायका है ही नहीं। इसलिए उसकी सास रिया की उदास रहने लगी थी। रिया लेकिन समझ गई थी कि उसकी सास माँ क्यों उदास रहती है। एक दिन रिया कुछ ऐसा की जिससे पूरा परिवार ही हंसी खुशी रहने लगा था। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था। सभी अपने रूम में सोए हुए थे, सिर्फ रिया और उसकी सासू माँ जगी हुई थी। तभी बेल बजी। रिया तुरंत अपनी सास को कहती है, आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है माँ जी, जाइए बढ़कर दरवाजा खोलिए, आपकी उदासी हरदम के लिए दूर हो जाएगी। जब रिया की सास दरवाजा खोलती है तो अपने भाई को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसके अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है, खुशी भी आ जाता है। एकटक अपने भाई को देख रही थी क्योंकि लगभग 20 सालों के बाद अपने भाई से मिल रही थी। शादी के बाद रिया की सास गरीब अमीर के फर्क में इस प्रकार से फंस गई थी कि माँ बाप के गुजरने के बाद उसका मायका ही हरदम के लिए छूट गया था और भाई को अमीर गरीब के फर्क के करवाहट के चलते रिश्तों में दूरियां आ गई थी। ससुर जी भी बहुत कड़क स्वभाव के थे रिया के, इसलिए कार्तिक के मामा को अपने जीजाजी का तेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इतने सालों से अंदर का दुख आंसू के जरिए बाहर आ गया था सासू माँ का।
वो हमेशा अपने भाई को हरदम याद करती रहती ही थी। अहंकार बस कभी भाई से मिलने की पहल नहीं की। भैया कहते हुए अपने भाई की तरफ रिया की सास बढ़ना चाहिए, पर कदम फिर से पीछे खींच लिए। भाई ने बहन को देखा तो बोली, नाराज है राधिका? पर रिया की सास चुप रही। तब तक रिया आ गई और बोली, रूठना मनाना तो बाद में, सबसे पहले आप लोग चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद रिया के सास और कार्तिक के मामा बहुत सारे सिकवे गीले करते हैं, रूठते मनाते हैं। उसके बाद गले लगकर बहुत रोते हैं, जैसे बरसों बाद दोनों भाई बहन मिले हो। दोनों को अपनी अपनी गलती का अब आभास हो जाता है, क्योंकि गलती तो दोनों में थी। फिर आम तरह की बातें करने लगते हैं, जैसा कि लगता है कि एक दूसरे से मिलकर कितने खुश हैं और हरदम मिलते हैं। तब तक कार्तिक और रिया के ससुर जी भी आ जाते हैं। इस प्रकार से कार्तिक अपनी माँ को इतने सालों बाद खुश देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इतना खुश कभी भी वह कार्तिक बचपन से अपनी माँ को नहीं देखा था। वह अपने मामा को भी पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन रिया उसे बताती है कि रिया की सास रिया को बहुत ही धन्यवाद कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटी। मैं तो अपने तरह की तुम्हारा भी मायका हरदम के लिए छुड़ाने के लिए सोची, लेकिन तुमने तो मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दे दी। आज रिया के ससुर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। रिया अपनी सूझबूझ और समझदारी से पूरे ससुराल का मन बदल और सोच बदल दी थी। वह संयम भी रखी थी, साथ में और तो और अपनी खुशी के साथ अपने पूरे परिवार की खुशी को साथ लेकर चली। कभी किसी से शिकायत नहीं की, न बस सुधारने की हरदम कोशिश करती रही। हार कभी भी नहीं मानी और ना ही अपने मायके वालों को कभी भी आभास होने दी और इसमें घसीटी कि ससुराल वाले के मन में क्या विचार पनप रहे हैं, चल रहे हैं उनकी अमीरी गरीबी के फर्क को लेकर। रिया ऐसी बेटी और बहू बनी कि दोनों जगह की इज्जत बनाए रखी। तो दोस्तों, ये स्टोरी अगर दिल को छू लिया हो सचमुच, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।